हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतेश राठौर। आज हम करेंगे सीपीसी का पार्ट 4 बताता है विशिष्ट मामलों में बाद, मतलब जो कुछ विशिष्ट मामले हैं उनमें बाद केस हम कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में बताता है। अब हम देखते हैं आगे। तो ये बताता है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदी हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। तो ये बताता है या तो सरकार के विरुद्ध वाद कर रहे हैं या सरकार ने किसी पे वाद किया है, या लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद कर रहे हैं या पब्लिक ऑफिसर ने किसी के ऊपर वाद किया है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो हम देखते हैं 79। तो ये सेक्शन पार्ट 4 में सेक्शन 79 से 88 तक दिए गए हैं। पहले हम देखते हैं 79। 79 बताता है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। तो ये कह रहा है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में यथास्थिति वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला व्यक्ति, जो वादी या प्रतिवादी के रूप में जो नामित किया जाने वाला व्यक्ति है वह केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में भारत संघ, अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध है या केंद्र सरकार द्वारा है तो वहाँ भारत संघ के नाम से केस किया जाएगा। अगर यही केस अगर राज्य सरकार के विरुद्ध है या राज्य सरकार द्वारा है तो वहाँ राज्य नाम डलेगा। तो ये कह रहा है अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध है या केंद्र सरकार द्वारा है तो वहाँ भारत संघ डलेगा, या अगर राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार द्वारा है तो उस केस पर नाम राज्य डलेगा। तो ये बताता है 79। तो 79 क्या बता रहा है? 79 बता रहा है सरकार द्वारा है उसके विरुद्ध वाद। तो ये बता रहा है, पहला बताता है केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में भारत संघ के नाम से केस होगा। अगर राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में वह राज्य वादी या प्रतिवादी हो तो राज्य होगा वहाँ वादी या प्रतिवादी। अब आ जाते हैं आगे सेक्शन देखते हैं 80 बताता है सूचना। तो ये बताता है सूचना के बारे में। तो ये कह रहा है उसके सिवाय जैसा उपधारा 2 में उपबंधित है सरकार के जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है। लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई बात तब तक संसिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वाद हेतु का वादी के नाम, वर्णन और निवास स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका कथन करने वाली लिखित सूचना। तो ये कह रहा है 80 कि केंद्र सरकार का अधिकारी है तो केंद्र सरकार के सचिव को, और रेल से संबंधित तो ये इसमें बता रहा है कि जब हम कहीं केस करते हैं तो किसी जो उसका मुख्य अधिकारी होगा उसे हमें सूचना देनी होगी तभी तो केस फाइल करेंगे। तो ये कह रहा है सरकार उसके सिवाय जैसा उदाहरण में बंद है सरकार के जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है, मतलब संपूर्ण भारत में बता रहा है। यह ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई बात तब तक संसिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वाद हेतु का वादी के नाम, वर्णन और निवास स्थान का और जिस संतोष का वह दावा करता है उसके कथन के बारे में लिखित सूचना। तो ये कह रहा है अगर लोक अधिकारी के ऊपर कोई केस करना है तो वहाँ पे क्या करना होगा, पहले सूचना देनी होगी, ये बता रहा है। तो अब आगे पॉइंट दे रखे हैं। आगे कहते हैं पॉइंट पहला कह रहा है अगर केंद्र सरकार द्वारा, तो ये कह रहा है केंद्र सरकार का अधिकारी है तो केंद्र सरकार के सचिव को सूचना देंगे उसके विरुद्ध केस करने से पहले। फिर सेकंड बता रहा है कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में जहाँ रेल से संबंधित, अगर कोई रेल से संबंधित है तो किसे देंगे, रेल के प्रधान प्रबंधक को पहले सूचना देंगे। तो रेल के प्रबंधक को सूचना देंगे तब हम केस फाइल होगा। और फिर आगे कह रहा है अगर कोई जम्मू कश्मीर राज्य वगैरह के खिलाफ कोई केस है तो वहाँ का जो मुख्य सचिव होगा उसे सूचना देंगे। फिर आगे बता रहा है अगर राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में सरकार के सचिव को या जिला कलेक्टर को देंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट दे रखे। तो पहला पॉइंट कह रहा है केंद्र सरकार का कोई अधिकारी है अगर उसके विरुद्ध कोई केस करना है तो सरकार के सचिव को देंगे सूचना। रेलवे से संबंधित कर रहा है तो रेलवे के प्रबंधक को देंगे, और राज्य सरकार के विरुद्ध करना है तो सचिव या कलेक्टर को देंगे। तो ये कह रहा है। अब इसमें ये कह रहा है आगे आगे कह रहा है प्रदत्त किए जाने के उसके सिवाय छोड़े जाने के और लोक अधिकारी की दशा में प्रदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 माह, तो कितने दिन की सूचना देंगे, तो ये कह रहा है 2 महीने की सूचना देंगे। मतलब इन लोगों के विरुद्ध अगर केस करना होगा तो पहले सूचना दी जाएगी 2 महीने की, तो 2 माह की नोटिस देंगे इन लोगों को, तब हम केस फाइल करेंगे। अब इसके बाद कह रहा है सरकार के जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष अपराध करने के लिए कोई बात न्यायालय की इजाज़त से
उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी सूचना की तामील किए जाए बिना संसित किया जा सके, किंतु न्यायालय बाद में अनुतोष चाहे आंतरिक या अन्यथा ये कह रहा है कोई अर्जेंट मैटर है, कोई अर्जेंट मैटर है तो क्या कर सकते हैं, बिना सूचना के भी केस फाइल किया जा सकता है। तो ये कह रहा है सरकार के विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्य क्यों है लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदी हैसियत में किया गया है। लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई अति आवश्यक या तुरंत अनुतोष वाला कोई बात है तो हम उन्हें बिना सूचना दिए भी हम केस फाइल कर सकते हैं। क्लॉज सेकंड कहता है। फिर ये परंतु दे रखा है, ठीक है, ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आ जाते हैं हम 81 पर। 81 कह रहा है गिरफ्तारी और उपस्थिति से छूट। तो जो गिरफ्तारी और उपस्थिति से छूट के बारे में बता रहा है 81। तो 81 बताता है ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदी हैसियत में किसी किया गया तात्पर्य है उसके विरुद्ध संसिद्ध बात। अगर कोई लोक अधिकारी है उसने अपनी पदी हैसियत में कोई कार्य किया है तब के बारे में बता रहा है, तो उसे बता रहा है गिरफ्तारी और सुमी उपजात से छूट क्या होगी, तो बता रहा है। तो पहला कह रहा है डिग्री के निष्पादन में ना तो गिरफ्तार किया जाएगा ना ही उसकी संपत्ति को कुर्क की जाएगी। अगर उसने पदी हैसियत में कोई कार्य किया है तो तो कह रहा है डिग्री के निष्पादन में ना तो गिरफ्तार किया जाएगा ना ही उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। पहला पॉइंट कह रहा है। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का उपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता, वहाँ वह उसे सुमी उपजात से छूट देगा। तो ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है यदि प्रतिवादी लोक सेवक के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसे क्या दे दी जाएगी, उपस्थित होने से छूट दे दी जाएगी, प्रेजेंट होने से, ठीक है। तो ये कह रहा है 81। तो 81 में दो बात कहता है। तो पहले ये कह रहा है किसी लोक अधिकारी की उसकी पदी हैसियत में किए गए कार्य के विरुद्ध कोई डिग्री के निष्पादन में ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा ना उसकी संपत्ति कुर्की की जाएगी। ये फर्स्ट पे कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। सेकंड ये कह रहा है यदि प्रतिवादी लोक सेवा के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, कोई लोक सेवक है जो प्रतिवादी है वो उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो ये कह रहा है न्यायालय क्या करेगा, उसे प्रेजेंट होने से छूट दे देगा। ये कहता है 81 में। अब आ जाते हैं आगे 82 कहता है डिग्री का निष्पादन। तो ये डिग्री के निष्पादन के बारे में बता रहा है। 82 कहता है जहाँ सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदी हैसियत में किया गया है उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किसी बाद में यथास्थिति भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिग्री पारित की जाती है, वहाँ ऐसी डिग्री उपधारा 2 के बंदों के अनुसार निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये पहला ये कह रहा है कि कोई डिग्री पारित कर दी गई है तो जिसमें जो 82 के क्लॉज 2 में दे रखा है जो पॉइंट, उन्हीं के आधार पर निष्पादित की जाएगी। तो अब 2 देखते हैं। तो 2 कह रहा है ऐसी डिग्री को तारीख की संगणना 3 मास की अवधि तक उस डिग्री के तुष्ट न होने पर ही किसी ऐसी डिग्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। तो इसका 2 ये कहता है कि यदि लोक अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में पारित कोई डिग्री है तो डिग्री पारित होने के 3 माह में यह डिग्री तुष्ट न हो पाए तभी उसके निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। तो ये कह रहा है इसे छूट दे रखी है, कोई लोक अधिकारी है जिसने अपने पदी हैसियत में कोई कार्य किया है, अगर उसके खिलाफ कोई डिग्री है जिससे निष्पादन करना है तो न्यायालय ये कह रहा है कि डिग्री पारित होने के 3 माह में यदि डिग्री को तुष्ट नहीं किया गया है तब उसके खिलाफ कोई आदेश निकाला जाएगा, निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। उसे 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर 3 महीने के अंतर्गत वो नहीं करता है निष्पादन तो फिर क्या किया जाएगा, 3 महीने के बाद निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। ये कह रहा है 2। अब इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आ जाते हैं 83 पे। 83 कहता है अन्य देशीय कब बाद ला सकेंगे, जो और किसी देश के हैं वो कब बाद ला सकेंगे, मतलब फॉरेन कंट्री के है वो कब केस ला सकेंगे। तो ये कह रहा है अन्य देशीय शत्रु जो केंद्र सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं, अगर जो व्यक्ति हैं जो भारत में निवास कर रहे हैं, और अन्य देशीय मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में जो बाद का विचार करने के लिए अन्यथा सक्षम है उसी प्रकार बाद ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक हों, किंतु अन्य देशी शत्रु जो ऐसी अनुज्ञा बिना भारत के निवास कर रहे हैं या जो विदेश में निवास कर रहे हैं ऐसी किसी भी न्यायालय में बात नहीं ला सकेंगे। तो 83 ये कह रहा है जो फॉरेन कंट्री के हैं वो केस ला सकेंगे, ऐसे केस ला सकेंगे जैसे कि वो भारत में ही निवास कर रहे हैं, पर कौन कैसे होने चाहिए, जो केंद्र सरकार की अनुमति से भारत में निवास कर रहे हैं, जो हमारे शत्रु नहीं है, शत्रु देश के नहीं है, वो लोग ला सकेंगे। ये कह रहा है 83। अब आ जाते हैं 84 में।
84 कह रहा है विदेशी राज्य कब बाद ला सकेंगे। अब वहाँ बता दिया था कोई विदेश के लोग हैं वो कैसे बाद ला सकेंगे, 83 में बता दिया। अब 84 ये कह रहा है विदेशी राज्य कब बाद ला सकेंगे, मतलब फॉरेन कंट्री स्टेट है वो कब बाद ला सकेंगे। तो ये कह रहा है 84 में कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में बाद ला सके। तो ये भी कैसे ला सकेगा, सक्षम न्यायालय में केस ला सकेगा। परंतु यह तब जबकि वह जबकि बाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के किसी शासक में या ऐसे किसी राज्य किसी अधिकारी में जिसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो, किसी प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो तभी ला सकेंगे। तो 84 कह रहा है विदेशी राज्य कब बाद ला सकेंगे। तो ये कह रहा है विदेशी राज्य अपने प्राइवेट अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी सक्षम न्यायालय में केस कर सकेंगे, केस फाइल कर सकेंगे। तो ये कह रहा है 84। अब आ जाते 85। 85 कहता है विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति। तो ये कह रहा है कोई विदेशी शासक है उसने कोई केस फाइल किया है तो वो हर बार तो आएगा ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्या करिएगा, उसकी जो प्रतिरक्षा करेगा उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त, विशेष व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, उसके बारे में बता रहा है। तो ये बता रहा है 85 में। तो क्या करेगी केंद्र सरकार एक व्यक्ति नियुक्त कर देगी उसके जो विदेशी शासक है उसके प्रतिरक्षा करने के लिए। बस इतना ही है इसमें। अब आ जाते आगे आ जाते 86। ये काफ़ी पूछा जाता है। 86 कहता है विदेशी राज्यों राजदूतों और दूतों के विरुद्धवाद। तो अब विदेशी राज्य और राजदूतों के विरुद्धवाद के बारे में बता रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्र सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा जो सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित में प्रमाणित की गई हो। तो ये कह रहा है कब ला सकेंगे, केंद्र सरकार की अनुमति से और सचिव ने प्रमाण पत्र दे दिया हो तभी वाद ला सकेंगे। ये कह रहा है 86। 86 कह रहा है केंद्र सरकार की सहमति से किसी भी सक्षम न्यायालय में विदेशी राज्य पर वाद लाया जा सकेगा, परंतु स्थावर संपत्ति के विषय में सहमति के बिना भी वाद लाया जा सकता है। तो नीचे ये कह रहा है अगर कोई स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद है तो स्थावर संपत्ति के विषय में बिना सहमति मांगे भी हम क्या कर सकते हैं, केस ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है आगे बताता है, इसी में आगे कह रहा है हाँ, तो इसी में आगे कह रहा है कि राजदूत या वाणिज्य दूत को अपनी सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो 86 सीधा सीधा ये कह रहा है कि विदेशी राज्य राजदूतों के विरुद्धवाद केंद्र सरकार की सहमति से किसी भी सक्षम न्यायालय में विदेशी राज्य पर वाद लाया जा सकेगा, परंतु जो स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई विषय से संबंधित कोई केस है तो उसके लिए सहमति केंद्र सरकार की सहमति मांगना आवश्यक नहीं है। नीचे ये कह रहा है कि राजदूत या वाणिज्य दूत, जो राजदूत वगैरह हैं किसी देश के, जैसे हमारे यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ के भी कहीं रहते हैं विदेशों में जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो व्यक्ति है। तो ये कह रहा है राजदूत या वाणिज्य दूत को अपनी सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। तो कौन प्रतिनिधित्व करेगा, जो राजदूत है वो प्रतिनिधित्व करेंगे जिस देश के हैं उसका। अब चलते हैं आगे आ जाते हैं 87 में। 87 कह रहा है विदेशी शासकों का वाद के पक्षकार के रूप में अभिधान। तो जो विदेशी शासक हैं शासकों का वादों के पक्षकार के रूप में अभिधान। तो ये कह रहा है विदेशी राज्य का शासक अपने राज्य के नाम से वाद ला सकेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है विदेशी राज्य का शासक अपने राज्य के नाम से वाद ला सकेगा, उसके विरुद्ध वाद राज्य के नाम से लाया जाएगा। तो जिस देश का होगा उसी देश के नाम से उस पर केस लाया जा सकेगा। पर इसमें परंतु दे रखा है। परंतु ये कह रहा है धारा 86 में सहमति से किसी अभिकर्ता के नाम से या अन्य व्यक्ति के नाम से भी वाद लाया जा सकेगा। कब लाया जा सकेगा, जब 86 की सहमति से, जब 86 में धारा 86 में सहमति से अगर कोई सहमति ले ली है तो फिर क्या करें, किसी अभिकर्ता के नाम से या अन्य व्यक्ति के नाम से भी वाद लाया जा सकेगा। अब आ जाते हैं 87B। 87A देख लेते हैं पहले। 87A कह रहा है विदेशी राज्य और शासकों की परिभाषा। तो इसमें बता रहा है जो विदेशी राज्य से भारत से बाहर का कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, विदेशी राज्य है। तो विदेशी राज्य क्या है, भारत से बाहर का ऐसा कोई राज्य अभिप्रेत है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तथा विदेशी राज्य के संबंध में शासक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस राज्य के अधिपति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो वो क्या हो गए, विदेशी शासक हो गए। अब आ जाते हैं हम 87 का बी। ये बहुत पूछता है 87 का बी। ये कह रहा है भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को धारा 85 और 86 का लागू होना। तो सीधे सीधे ये कह रहा है जो भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासक थे, जैसे राजा महाराजा वगैरह थे, तो जो भूतपूर्व में, ठीक है, भारतीय राज्यों के जो शासक वगैरह थे
वो धारा 85 और 86 लागू होगी। तो उन पे केस कैसे लेके आया जाएगा? जैसे धारा 85 और 86 में बताया गया है वैसे ही लाया जाएगा। तो ये कह रहा है 87 का बी कि भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को धारा 86 व 85 के उपबंध लागू होंगे। बस यही कह रहा है ये पूरा। अब अंदर देख लेते हैं इसे एक बार। तो ये कह रहा है किसी भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद की दशा में जो पूर्णतः या भागतः ऐसे वाद हेतु पर आधारित है जो संविधान के प्रारंभ से पूर्व उद्भूत हुआ है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उससे पहले का है कोई मैटर, या ऐसे बाद से उद्भूत होने वाली किसी कार्रवाई की दशा में 85, 86 उपधारा 1 और उपधारा 3 के उपबंध ऐसे शासक के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे भी किसी विदेशी राज्य के शासक पर लागू होते। तो ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उससे पहले का कोई मैटर है और मैटर उसके खिलाफ है जो कोई कहीं का शासक रहा है, तो उस पर क्या होगा, उनका केस कैसे चलेगा? जैसे 85, 86 में जो उपबंध दिए गए हैं उनके अंतर्गत लागू होंगे जो नियम होंगे वो। ठीक है। अब इसका क्लॉज 2 बताता है इस धारा में भूतपूर्व भारतीय राज्य से वह भारतीय राज्य अभिहित है जैसे केंद्र सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए विनिश्चित करे। तो भूतपूर्व भारतीय राज्य कौन से माने जाएंगे? जो केंद्र सरकार ने बताए होंगे वो। अब ये कह रहा है बी कह रहा है संविधान के प्रारंभ से 26 जनवरी 1950 से अभिप्रेत है, मतलब जो 26 जनवरी 1950 से जो पहले के है उन्हें माना जाएगा। कह रहा किसी भूतपूर्व भारतीय राज्य के संबंध में शासक का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 363 में है। तो शासक का मतलब क्या होगा? जो शासक वही माना जाएगा जो आर्टिकल 363 में बताया गया है। ये कह रहा है हमारा 87। अब आ जाते 88 बताता अंतर्विवाची वाद। तो ये कह रहा है अंतर्विवाची वाद के बारे में। ये कह रहा अंतर्विवाची वाद कहाँ संचित किया जा सकेगा? तो ये कह रहा है इसे मैं ओरली बता देती हूँ। इसमें ये कह रहा है यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक ही ऋण या जंगम या स्थावर संपत्ति के लिए एक दूसरे के प्रतिकूल वाद लाते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, वे क्या कह रहे हैं, एक कोई जंगम संपत्ति है, जंगम या स्थावर संपत्ति है, या कोई एक ही ऋण है, उसके लिए एक दूसरे के ऊपर केस कर रहे हैं, तो हम इसे मानेंगे अंतर्विवाची वाद। एक अन्य व्यक्ति से करते हैं प्रतिकूल वाद है, एक दूसरे के प्रतिकूल वाद है, वो थर्ड पर्सन पर कर रहे हैं। तो कह रहा है संपत्ति में एक मिनट इसे दोबारा देखते हैं। 88 कह रहा अंतर्विवाची वाद के बारे में। तो ये कह रहा है यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक ही ऋण या जंगम संपत्ति, एक ही ऋण है या जंगम संपत्ति है या स्थावर संपत्ति के लिए एक दूसरे के प्रतिकूल दावा एक अन्य व्यक्ति से करते हैं, मतलब एक जो थर्ड पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं, वो केस कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, और एक व्यक्ति है उसी पे कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जो संपत्ति में केवल परिवारों को खर्चों का दावा करता है तो ऐसा अन्य व्यक्ति उन सभी दावेदार के विरुद्ध अंतर्विवाची वाद ला सकेगा कि संपत्ति किसी परिधान की जाए। तो ये कह रहा है मतलब जैसे ए है और बी और सी ये कह रहे हैं, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, बी भी कह रहा है कि ये मेरी है और सी भी कह रहा है मेरी है। तो अब ये बी क्या करेगा? बी कह रहा है कि मेरी है और सी कह रहा है मेरी है। अब ए क्या करेगा? ए कोर्ट के सामने केस लेके आएगा अंतर्विवाची वाद और कहेगा सर अब ये मुझे नहीं पता, ये दोनों ही कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, पर मुझे तो नहीं पता ना किसकी प्रॉपर्टी है, तो आप ये डिसाइड कर दें कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो ये है अंतर्विवाची वाद। ठीक है। अब इसमें एक परंतु दे रखा है। परंतु कह रहा है अधिकारों से संबंधित कोई बात पहले से न्यायालय में लंबित है तो ऐसा अंतर्राज्यीय वाद नहीं लाया जाएगा। और उन दोनों के बीच अगर उस मैटर पर जिस मैटर पर केस ला रहे हैं अंतर्राज्यीय वाद, उससे संबंधित कोई केस पहले से ही चल रहा है तो फिर केस नहीं ला सकते, ये कह रहा है ये परंतु। तो अंतर्विवाद का मतलब क्या है? अंतर्विवाद का मतलब है कि कोई ए है, जो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसे कोई प्रॉपर्टी मिली या उसके पास उसे कोई प्रॉपर्टी मिली। अब उसमें बी और सी क्या कह रहे हैं? ये प्रॉपर्टी बी भी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी, सी भी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है। तो अब जो ए है वो किसे दे प्रॉपर्टी? तो अब ये क्या करेगा? ए कोर्ट के पास जाएगा अंतर्विवाची वाद ला के और न्यायालय से कहेगा कि ये कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे नहीं पता, ये प्रॉपर्टी आप डिसाइड कर दें। तो इसे कहते हैं हम अंतर्विवाची वाद। तो जो ए लेके आएगा केस, तो अब न्यायालय डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी ये बी की है या सी की है। तो इसे कहते हैं अंतर्विवाची वाद। और इसमें एक परंतु दे रखा है। तो परंतु ये कह रहा है कि अधिकार से संबंधित कोई बात पहले से न्यायालय में लंबित है, अगर उसी प्रॉपर्टी से या उसी वस्तु पर पहले से ही अधिकारों से संबंधित कोई बात चल रहा है तो फिर उस पर हम अंतर्विवाची वाद नहीं ला सकते। तो इसे कहते हैं हम अंतर्विवाची वाद। थैंक यू दोस्तों।